चलो आज का जो हम लोग का सेशन वर्क फॉर एनर्जी का है, तो वर्क के लिए क्या क्या कंडीशन है उसको सबसे पहले हम लोग को देखना होगा। लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done by force when force produces a displacement or displacement in the body on which it acts in any direction except perpendicular to the direction of force। अब इस चीज को समझना होगा क्या है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी बॉडी में फोर्स लगे, मान लीजिए ये बॉडी में फोर्स लगे, मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा देर के बाद मान लिया जाए कि फोर्स लगने से मान लो यही काट बना हुआ है, अब बच्चा इसको खींच रहा है या फोर्स लगा कर, अब थोड़ा देर के बाद ये काट इस यहाँ आ जाए तो ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हुआ। या फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इस साइड में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ इस साइड में फ्रिक्शन ले रहे हैं, फ्रिक्शन में तो फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन ले ली। अब इसको नहीं मान करके इसको फोर्स मान रहे हैं, तो इसको अगर फोर्स मान रहे हैं तो इस फोर्स के तुलना में काट आगे जा रहा है, तब पर भी वर्क डन हो रहा है। लेकिन वर्क डन कहाँ नहीं होगा? वर्क डन नहीं होगा जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगने लगेगा, और तब डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तब वहां पे नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि मान लिया जाए कि ये कुली है, ये कुली है, ये कुली है, और ये कुली सर पे बक्सा रखे हुए है, वजन लिए हुए माथे पे, तो ये वजन लिए हुए हैं, तो ये कुली अपना ये वजन नीचे लगेगा ऐसे mg। तुम्हारी ट्रेन जो है वो यहाँ लगी हुई है, ये ट्रेन है, कुली ऐसे जाएगा ट्रेन में छोड़ने के लिए, तो फोर्स के तुलना में यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन नहीं हुआ, फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं हुआ। ऐसे तो भाई कुली माथे पे ले जाएगा तो पेमेंट तो करना ही होगा उसको, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये चीज यहाँ पर समझना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि थीटा का वैल्यू क्या है। जैसे जब हम इसको
जैसे इसमें जब हम इसका ये तैयार करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे वर्क डन का मैथमेटिकल फार्मूला जब हम तैयार करेंगे तो देखो वर्क डन का मैथमेटिकल फार्मूला लिखते समय में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे W इज इक्वल टू F वेक्टर और डॉट S वेक्टर, इसलिए कि वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। डॉट हटाओगे तो एफ एस कॉस थीटा है। पिछला क्लास में हम लोग डॉट पढ़े थे, क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा आएगा, ये डब्ल्यू होगा। और इसका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, दो यूनिट है। तो एसआई यूनिट तो इसका जूल है और सीजीएस यूनिट इसका अर्ग है वर्क डन का। और एक जूल जो है, एक जूल वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है। ये हुआ तुम्हारा। तो यहां हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो हो रहा है वो थीटा है। अब थीटा को अगर तुम तोड़ोगे तो थीटा तीन तरीके से टूट सकता है। एक थीटा जो रहेगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, एक थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और एक थीटा जो होगा वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तीन तरह का थीटा होगा। तो यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये हमारा निगेटिव वर्क डन है। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ये वाला है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो नो वर्क डन है, नो वर्क डन। तो वर्क डन होने के लिए अब थीटा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो अभी जो एग्जाम्पल हम शुरू में दिए थे, एग्जाम्पल वो हमारा एग्जाम्पल ये था कि ये काट बना दिए थे हम और ऐसे फोर्स लगा रहे थे, ऐसे फोर्स लगाए थे। अब बोले थे काट का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहां से यहां तक एस। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही काट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री हुआ ना। तो थीटा का वैल्यू मतलब लेस देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री में ये वर्क डन क्या रहा? पॉजिटिव हो। अब यहाँ देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब ये काट आगे की तरफ में बढ़ रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की तुलना में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब कि एक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में थीटा तो 180 डिग्री बना। दो अपोजिट डायरेक्शन में जब लग गया तो थीटा कितना बना? 180 डिग्री बना। 180 डिग्री मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा वर्क डन जो रहेगा वो कौन सा वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन होगा। और ये कूली वाला है एक एग्जाम्पल जो कि
नो वर्क डन होगा। तो ये सब इतना चीज़ का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी था कि कब कब वर्क डन होगा और कब कब वर्क डन नहीं होगा। या कोई भी पार्टिकल जो है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, हाँ, तो वो भी हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वहाँ घूमता है। सर्कुलर मोशन भी एक एग्जाम्पल है। थीटा इक्वल टू कूली वाला तो है ही, सर्कुलर मोशन भी एग्जाम्पल है। या तुम्हारा जो सैटेलाइट है जो अर्थ के राउंड में घूमता है, वो सब भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें भी किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझ गए कि जो W है वो F वेक्टर डॉट S वेक्टर है, और इसको बेस करके हम लोग अभी NCERT का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, उसको हम लोग बनाएंगे। 11th क्लास के एग्जाम में वो क्वेश्चन हमेशा आता है। बुक दे दो तो हमको बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। NCERT का नए बुक में वो पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है। NCERT पेज 90 पे है। क्वेश्चन नंबर है 5.11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बॉडी constrained to move along the z axis of a coordinate system is subjected to constant force F दिया हुआ है। F का वैल्यू दिया हुआ है -I प्लस 2J प्लस 3K, इतना न्यूटन का वैल्यू दिया हुआ है। बाकी बता रहा है I J के जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर लग रहा है। What is the work done by the force in moving a body at a distance of 4 meter along z axis? मतलब body is to move along z axis, कितना दूर? तो 4 मीटर। 4 मीटर पर तब वो हम लोग को निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा हम इसको देखें आते हुए। तो सबसे पहला बात हम लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे W F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, पर उसको लिख देना है -I प्लस 2J प्लस 3K, यहाँ डॉट लगाओ। आइए देखो 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस बोल रहा है, तो तुम ध्यान दो, एक्स एक्सिस पर I होता है, y एक्सिस पर J होता है, और ये जो जेड एक्सिस है वहाँ पर क्या होता है? K होता है। तो 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस कहने का मतलब है कि डॉट लगा करके 4K लिखना। जेड एक्सिस मतलब 4K। अब मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 4 - 4 I और K, तो I और K का वैल्यू तो 0 आता है। अलग अलग जब रहता है तो क्या आता है? 0 आता है। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इससे जब इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ तब पर भी 0। क्यों? क्योंकि K और J हो जाएगा ना, K और J दोनों अलग अलग हो गए, तो पर भी 0। और इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12K डॉट K। K डॉट K तो 1 होता है। तो इस तरह से ये 12 जूल इसका
आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ जाने के बाद हो सकता है कि एग्जामिनेशन में तुम्हारे स्कूल में टीचर क्या करें कि यहाँ पर जेड दिया है तो वहाँ पर कर दे कि अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द वर्क, ये वर्क का इंट्रोडक्शन था। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।